लेट्स स्टार्ट। 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देशों तो पता चला सुप्रीम कोर्ट ने कि साफ तौर पे हर बात वेदांत को जी लेके म्यूट करिए ना प्लीज़। सात रोज बात। थैंक यू। अब आज हम कर रहे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसका मतलब ये है, इट इज़ रिलेटेड कि सक्सेशन किसको मिलेगा, मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा। अब उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम जो इस चैप्टर में कर रहे हैं वो है विल से रिलेटेड चीज़ें। अब विल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो विल मतलब क्या होता है कि इच्छा। मतलब एक विल कोई इंसान अगर बनाता है तो वो ये बनाता है कि उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसको किस तरह से दी जाएगी, कौन उसकी प्रॉपर्टी का ओनर होगा, वो होगी विल। विल में कोई सक्सेशन की बात नहीं होगी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन निभाएगा, मेरे रोल कौन निभाएगा, वो विल नहीं है। विल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर किसका हक है, वो है विल। अब विल जो है, अगर किसी इंसान ने विल बनाई तो विल की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो विल जो है वो साइंड होनी चाहिए, हाथ से साइंड होनी चाहिए। सिवाय के एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई इंसान जो एक्सपायर होने वाला था, जो विल लिख रहा है, वो बहुत बीमार है, बेड रिटर्न है और वो साइन नहीं कर सकता है, तब वो अपना थंब इम्प्रेशन लगा सकता है। और उसका थंब इम्प्रेशन जो होगा, दो विटनेस जो होंगे वो बताएंगे कि यस इसी बंदे ने थंब इम्प्रेशन किया है। तो सबसे पहली विल की कंडीशन ये है कि विल जो है वो साइंड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है विल की कि विल जो है वो चेंज हो सकती है। मतलब विल कभी भी फाइनल नहीं होगी, इट इज़ रिवोकेबल। जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक वो उस विल को चेंज करने की उसकी अलाउड है, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो वो चेंज कर सकता है। कभी भी वो ये नहीं लिखेगा कि दिस इज़ माई लास्ट विल। वो विल बनाएगा, उसे मन करेगा अगर चेंज करने का तो वो उसे चेंज करेगा। और अगर उसे विल पूरी तरह से चेंज करनी है तो वो नई विल भी बना सकता है। और अगर उसे उस विल में सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने हैं, मतलब कुछ ऐड करना है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐड हो गई। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 साल पहले विल बना के रखी थी और उसके बाद उसकी 4 और प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई, उसने कुछ और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब वो 4 प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो उस विल में है नहीं, तो वो उस विल पे सप्लीमेंट्री विल जो लगाएगा, जो एडिशन डिटेल लिखेगा, उसको बोलेंगे कोडिसिल। CODICIL। तो कोडिसिल मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट्री विल होगी। ऑलरेडी जिसने किसी ने विल बनाई है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अब ये चेंजेस ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी ऐड होने की वजह से हो सकता है प्रॉपर्टी कम हो गई, 5 साल बाद 2 साल बाद उसने 2 प्रॉपर्टीज़ बेच दी, हो सकता है उसने अपना मन बदल दिया हो कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी इसको नहीं देनी है, इसको देनी है। तो कुछ अगर चेंजेस करना है एग्जिस्टिंग विल में, एग्जिस्टिंग विल वैसे ही रहेगी, सब चीज़ें वैसे ही है, उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं तो वो कोडिसिल बनाएगा। तो ये हो गया विल, ये हो गया कोडिसिल। अब विल और कोडिसिल से, विल से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें देखेंगे वो इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। अब डेफिनेशंस हमेशा सेक्शन 2 में होते हैं, वैसे ही सेक्शन 2 to 3 में इसमें डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है द टर्म एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, अगर कोई विल बनाता है तब विल बनाने के टाइम पे वो बंदा अपना एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है। उस विल में ही वो एग्जीक्यूटर बताता है कि मेरा ये एग्जीक्यूटर होगा, विल का एग्जीक्यूटर होगा। मतलब कौन, जो विल को एग्जीक्यूट करेगा, जो कोर्ट में जाके पेटिशन देगा कि ये बंदे की ये विल है और इस विल को आप प्रोबेट करिए। प्रोबेट करिए मतलब उसे सैंक्शन दीजिए, उसे अनुमति दीजिए। कोर्ट जब किसी विल को सैंक्शन देती है, जब किसी विल को मान्यता देती है, जब वो कोर्ट चेक करती है कि विल में जो भी है वो सब सही है, वो किसी के दबाव में नहीं लिखी गई है, वो खुद उस बंदे ने साइन की है, ये उसकी लास्ट विल थी, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड लास्ट विल पेश की जा रही है, वो उसकी लास्ट विल थी और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखी है वो सही में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जो मान्यता देती है कोर्ट, उसको प्रोबेट बोलते हैं।
तो वो प्रोबेट मिलेगा। लेकिन ये प्रोबेट तक पहुंचाने का काम, उसके विल के रिलेटेड काम जो करना है, वकील के पास लेके जाना है, पेटिशन बनवानी है, फिर प्रोबेट की रिलेटेड फीस भरनी है, एक्चुअली में देखना है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है, वो काम होता है एग्जीक्यूटर का। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने विल बनाई लेकिन उसने कोई एग्जीक्यूटर कोई अपॉइंट नहीं किया, उसने कोई एग्जीक्यूटर बनाया ही नहीं उस विल में, तब उस विल में कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे, जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी उस विल को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब क्या हुआ, इन द absence ऑफ एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये है डेफिनेशन सेक्शन 2A का। The term administrator is defined to mean a person appointed by a competent authority to administer the estate of deceased person when there is no executor। जब कोई एग्जीक्यूटर नहीं है उस डिसीज्ड पर्सन का, डिसीज्ड मतलब जो इंसान एक्सपायर हो गया है, जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए जिस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर का रोल तब आएगा जब एग्जीक्यूटर कोई नहीं होगा। अगर मैं अपनी विल बना रही हूँ, मैंने अगर एक एग्जीक्यूटर रखा है, भले ही मैंने एक्सप्रेस नहीं किया है कि वो एग्जीक्यूटर है, बट इट इज़ इम्प्लाइड कि एग्जीक्यूटर है, मतलब सो एंड सो पर्सन विल बी गोइंग टू जो भी मेरा पैसा है वो डिवाइड करेगा, जो भी मेरा फंड्स है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो इसमें डिवाइड करेगा। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब वो एग्जीक्यूटर है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस या जो भी हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटर को इन अब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटर, जो कि एडमिनिस्टर करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के वर्ड से ही समझ में आता है वो एडमिनिस्टर करेगा कि जो भी उसकी विल है उसको कैसे प्रॉपर्ली प्रॉपर्टीज़ को किसको डिवाइड करना है, किसको देना है, क्या करना है। इफ़ अ पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल ही इज़ सेट टू डाई इंटेस्टेट। अगर कोई बंदा विल नहीं बनाता है और ऐसे ही मर जाता है तो उसको ये बोले जाएंगे कि दैट ही डाइज इंटेस्टेट, मतलब उसने विदाउट कोई विल बनाए ही डाइड, तो दैट इज ही डाई इंटेस्टेट। To administer the state of such person, a person is appointed by court। और ऐसे किसी सिचुएशन में जहाँ पे विल नहीं है तो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और वो कोर्ट अपॉइंट करती है। एंड सच अ पर्सन इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इन सच केसेस द कोर्ट ग्रांट्स लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अब जो भी डिसीज्ड पर्सन का स्टेट होगा, जो भी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगी, मतलब एक बंदे को अपॉइंट करेगी कि यू विल बी दी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन्स, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो विल हो या नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बट एग्जीक्यूटर कब होगा जब विल होगी। विल में ही लिखा होगा कि ये बंदा जो है वो मेरी प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और वो ही सबको डिवाइड करके दे देगा। अब जो एग्जीक्यूटर होगा वो अमंग द बेनिफिशियरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी विल बनाई कि मेरे 2 या 3 या 4 जितने भी बच्चे हैं सबको एक प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो उनमें से ही किसी एक को एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटर ज़रूरी नहीं है कि वो बेनिफिशियरी भी हो और बेनिफिशियरी हो भी सकता है। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटर की ही बात कर रहे हैं। इफ़ अ पर्सन डाइज लीविंग अ विल देन नो एग्जीक्यूटर हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द विल। अगर कोई बंदा विल तो बना के जा रहा है लेकिन एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा। इफ़ एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय विल इज़ लीगली इनकेपेबल। अगर एग्जीक्यूटर तो अपॉइंट किया है किसी बंदे ने लेकिन वो लीगली केपेबल ही नहीं है, उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, या फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे एग्जीक्यूटर नहीं बनना, मुझे कोई टाइम नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। तो ये कंडीशंस ये है कि कौन से सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर की
बारी आती है, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने की बारी आती है। एक तो पहली कंडीशन तो ये है कि जहाँ पे विल तो बनी हुई है बट एग्जीक्यूटर नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो लीगली इनकेपेबल है। तीसरी कंडीशन ये है कि इफ एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय विल रिफ्यूजेस टू एक्ट, वो रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको नहीं बनना है एग्जीक्यूटर। इफ एग्जीक्यूटर डाइड, अब एग्जीक्यूटर ही मर जाता है टेस्टेटर के मरने से पहले। अब टेस्टेटर कौन होता है? जो विल बनाता है, जो विल बना के गया है वो टेस्टेटर है। तो टेस्टेटर की डेथ से पहले ही अगर एग्जीक्यूटर एक्सपायर हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इफ़ द एग्जीक्यूटर हैज़ डाइड बिफोर द टेस्टेटर्स डेथ, तो ऐसी सिचुएशन में भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इफ़ द एग्जीक्यूटर हैज़ डाइड आफ्टर द टेस्टेटर्स डेथ बट बिफोर ही हैज़ प्रूव्ड द विल, अब एग्जीक्यूटर एक्सपायर हो गया टेस्टेटर की डेथ के बाद बट विल प्रूव नहीं हुई है, मतलब विल अभी तक प्रोबेट में नहीं आई है, विल का काम चल रहा है। अभी विल को प्रोबेट में लेके आने के लिए, प्रोबेट मतलब सैंक्शन कोर्ट देती है, तो उसको यूजुअली 1, 1.5, 2 साल लग जाते हैं। तो उस टाइम के ड्यूरेशन में अगर एग्जीक्यूटर एक्सपायर हो जाता है तो ऐसे केसेस में भी न्यू एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट होता है बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट मे ऑल्सो बी नोटेड अंडर सेक्शन 211 ऑफ द एक्ट, द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल पर्पसेस। तो वो जो बंदा होगा, जो एग्जीक्यूटर होगा या जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। एग्जीक्यूटर बनाना मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाना, कहीं भी लीगल उसकी साइन करनी है, जो भी डिसीज्ड पर्सन है जो एक्सपायर हो गया है उसके बिहाफ पे साइन करेगा एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर। ये सेक्शन 211 इस एक्ट में के हिसाब से एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर देता है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है ऑल पर्पसेस के लिए, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विल but for other purposes as well. The duties of an administrator are listed under subsection 316 to 330 of the Act and may be summarized. तो ये चीज़ों को समराइज किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ क्या है। He must provide funds for funeral of deceased person. अब उसको ही फंड्स देने हैं, मतलब क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूटर है या वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसी का ही काम है कि उसकी प्रॉपर्टी में से वो जो फ्यूनरल के लिए फंड्स है वो प्रोवाइड करे। हो सकता है तुरंत तो वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता क्योंकि विल बनी है, विल का प्रोबेट आएगा, प्रोबेट के बाद वो प्रॉपर्टी बेचेगा। तो वो क्या करेगा, फिलहाल वो फंड्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब बाद में उसके फंड्स आएंगे, प्रॉपर्टी जब सेल करने के बाद या जो भी उसकी डिसीज्ड पर्सन की विल में लिखा होगा कि जो भी पैसा आएगा जिसको भी डिवाइड करना है उसमें से ये खर्चा वो ले लेगा, लेकिन उसके फ्यूनरल के लिए जो भी पैसा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर को देना होगा। सुटेबल टू हिज कंडीशन एंड स्टेटस, अपनी स्टेटस और अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो फंड्स देगा। इफ़ देयर इज़ सफिशेंट प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय द डिसीज्ड, अगर डिसीज्ड की कुछ सफिशेंट प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से वो फ्यूनरल के लिए फंड्स देगा। Within 6 months from the date of grant of letters of administration, he must have an inventory containing a full and true estimate of the property in his possession. तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको क्या करना है, उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब कोर्ट उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगी, मतलब उससे ऑथराइज करेगी कि अभी आप इस बंदे की जो भी एक्सपायर हो गया है उसकी विल पे एक्ट करो। तो उसका काम क्या होगा, वो जाके इन्वेंट्री चेक करेगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो चेक करेगा वो एक्चुअली में है कि नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू और वो उसकी इन्वेंट्री सही में है कि नहीं है, 8 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि विल बनाने के बाद प्रॉपर्टी कुछ ऐड हुई हो सकता है विल बनाने के बाद प्रॉपर्टी कुछ कम हो गई हो। तो जो भी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स वो देगा इन द कैपेसिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। He must with reasonable diligence collect all the property of the deceased and all debts due to him. हो सकता है कि जो इंसान एक्सपायर हो गया है उसके ऊपर कुछ लोन हो, कुछ लाइबिलिटी हो, वो भी डिटेल वो लिखेगा कि इसको क्या क्या पैसे देने हैं और कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं। तो वो रीजनेबल डिलीजेंस यूज़ करेगा, रीजनेबल ध्यान रखेगा कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। He must out of the property of the deceased make disbursement mentioned in
सेक्शन 320 टू 330। तो उसको जिसको भी पैसे देने हैं उस डिसीज्ड पर्सन को, या जिसको लोन बाकी है, किसी की फीस बाकी है, जो भी कुछ बाकी है वो उस प्रॉपर्टी में से डिसबर्स कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब बेसिकली वो एडमिनिस्टर करेगा जो भी उसके फंड्स हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको। अब एग्जीक्यूटर कौन होगा? एग्जीक्यूटर वही होगा जो विल में बताया गया होगा कि ही विल बी एग्जीक्यूटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस वर्क। विल रिलेटेड जो भी काम होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम होगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, किसको कितना देना है, क्या करना है, एज पर द विल, वो एग्जीक्यूटर होगा। एग्जीक्यूटर का डेफिनेशन सेक्शन 2C में आता है। एग्जीक्यूटर मीन्स अ पर्सन टू हुम द एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट विल ऑफ अ डिसीज्ड इज कन्फाइंड बाय अ टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन? जो मर गया, जिसने विल बनाई, विल बना के मर गया, वो टेस्टेटर। विल नहीं बनाया तो इंटरस्टेट। अब विल बना के एक्सपायर हो गया, वो टेस्टेटर है। तो टेस्टेटर ने जिस बंदे को कन्फाइंड किया है, कन्फाइडाइड किया गया है, डेडिकेट किया है कि कौन इसकी विल को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कोर्ट में लेके जाएगा, पेटिशन डालेगा, प्रोबेट बनाएगा। अभी हर विल का प्रोबेट होना ज़रूरी नहीं है, वो हम आगे देखेंगे, बट उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा बेसिकली? तो एग्जीक्यूट वो ये करेगा जो एग्जीक्यूटर होगा, इन द विल लिखा होगा। The definition of term executor appears to have been borrowed from Blackstone commentaries। तो हम इंग्लिश लॉ, ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते हैं, तो ब्लैकस्टोन कॉमेंटरीज से आया है ये एग्जीक्यूटर वर्ड। इफ़ अ पर्सन हैज़ मेड अ विल ही इज़ कॉल्ड अ टेस्टेटर। जो विल बनाएगा, जिसने विल बनाई है, जिसकी विल है, वो टेस्टेटर है। His state is administered by a person called executor of such will। जो एडमिनिस्टर करेगा वो एग्जीक्यूटर होगा। एग्जीक्यूटर नहीं होगा, एग्जीक्यूटर रिफ्यूज़ कर रहा है, नहीं करना है, एग्जीक्यूटर केपेबल नहीं है, एग्जीक्यूटर खुद ही मर गया है, ऐसी सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, बट यूजुअली एग्जीक्यूटर ही ये काम करेगा। एंड एग्जीक्यूटर इज नॉर्मली अपॉइंटेड अंडर द विल एंड डिराइव्स इज अथॉरिटी फ्रॉम द विल। इसको कोई अपॉइंट नहीं करता है, पब्लिक ऑफिसर या कोर्ट, इसको विल में ही लिखा होता है, विल से ही उसको अथॉरिटी मिलती है। यूजुअली द विल कंटेन्स एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वन और मोर एग्जीक्यूटर्स। यूजुअली विल में एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर्स के बारे में, अगर आप किसी वकील के पास, एडवोकेट के पास, लॉयर के पास जाते हैं विल बनवाने, तो वो आपको सलाह देते हैं कि आप एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर्स रखिए। कभी कुछ भी हो सकता है उस एग्जीक्यूटर को भी, तो यूजुअली वन और मोर एग्जीक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं एक विल में। इन सम केसेस हाउएवर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटर में बी इम्प्लाइड। हमेशा तो एक्सप्रेस्ड ही होता है, विल में एक्सप्रेसली लिखा होता है कि ये एग्जीक्यूटर होगा, बट कभी कभी इम्प्लाइड होता है, मतलब अंडरस्टूड होता है कि यही एग्जीक्यूटर होगा। ही इज़ कॉल्ड एन एग्जीक्यूटर बाय इम्प्लीकेशन। मतलब उसमें ये लिखा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये मिस्टर एक्स जो है वो इन दोनों में डिवाइड करेगा, वाई और जेड में, तो वो इम्प्लाइड है, उसमें लिखा नहीं है कि एक्स एग्जीक्यूटर है, बट हाँ ये लिखा है कि एक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी बिटवीन वाई एंड जेड इक्वली, या 70-30%, वॉट एवर जो उनको करना है, तो उसको एग्जीक्यूटर बोलेंगे बाय इम्प्लीकेशन। वो एक्सप्रेस नहीं किया है, बट इट इज़ इम्प्लाइड। हाँ, तो ये करेगा, ऐसा लिखा नहीं है कि मिस्टर एक्स इज एग्जीक्यूटर, बट एक्स एग्जीक्यूट करेगा, एक्स जो है वो डिवाइड करके देगा प्रॉपर्टीज़ को, तो इसीलिए इट विल बी बाय इम्प्लीकेशन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्रोबेट कैन बी ग्रांटेड। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोबेट क्या है। प्रोबेट ये है जो विल को सैंक्शन मिलता है कोर्ट से। तो अगर मुंबई में प्रॉपर्टी है तो आप प्रोबेट के लिए पेटिशन कहाँ डालोगे? मुंबई हाई कोर्ट में डालोगे। अगर वो दो तरीके होते हैं प्रोबेट के लिए पेटिशन डालने के। एक तो जो इंसान एक्सपायर हो गया है, जो टेस्टेटर है, जिसने विल बनाई है, या तो उसकी आधार कार्ड का जो एड्रेस है वहाँ की कोर्ट में चले जाओ आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो फिर वो प्रॉपर्टी जहाँ है, वो प्रॉपर्टी अगर मुंबई में है तो मुंबई के हाई कोर्ट में चले जाओ, कैलकाटा में है तो कैलकाटा के हाई कोर्ट में चले जाओ। बट फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है हमेशा कि जहाँ पे उसका आधार कार्ड है, वो बंदा जहाँ रहता था, उसी कोर्ट में आप प्रोबेट के लिए पेटिशन डाल सकते हो। बट हाँ, आप वहाँ भी डाल सकते हो जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो है ये क्वेश्चन, मतलब यह आप डिसाइड करना होता है सिचुएशनली कि कहाँ आपको प्रोबेट की पेटिशन डालनी है। प्रोबेट कराना मतलब आपकी विल को सैंक्शन दिलाना, जो विल है उसको ये कर लेना कि उस पर
ठप्पा लग गया कि हाँ ये सही है, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये विल किसी फोर्स में नहीं बनी हुई है, ये विल सही है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, इसीलिए विल का जो प्रोबेट होता है उसको आने में 1.5-2 साल लग जाते हैं. It is to be noted that probate can be granted only to an executor who is appointed by testator's will. Probate किसको मिलेगा? Executor को ही मिलेगा. मतलब executor is the one who will be going to court and petition file करेगा कि ये एक will है जिसमें मैं executor हूँ और इस will में ये प्रॉपर्टीज़ है, मैं ये है, मैंने चेक किया है, ऐसा है वैसा है, जो भी सब डिटेल है कि और विटनेस और डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों के साथ वो प्रोबेट की पिटिशन डालेगा. कौन? एग्जीक्यूटर डालेगा. सच एन अपॉइंटमेंट मे बी एक्सप्रेस और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन. ये जो अपॉइंटमेंट होगा किसका? एग्जीक्यूटर का, वो एक्सप्रेसली होगा, कोर्ट विल में डायरेक्टली लिखा होगा, या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन के हिसाब से होगा, मतलब अंडरस्टूड होगा कि हाँ यही एग्जीक्यूटर है. दस इफ ए मेक्स अ विल दैट सी शुड बी हिज एग्जीक्यूटर, if B does not agree to do so, B can be said to have been appointed as an executor of A's will by implication. अब A ने विल बनाई है, उसने बोला है कि C मेरा एग्जीक्यूटर होगा. अब जो B है वो एग्री नहीं कर रहा है. B फॉर एग्जांपल A का बेटा है, वो नहीं चाहता है कि C एग्जीक्यूटर बने, तो ऐसे केस में B जो है वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो जाएगा A के लिए. मतलब अगर उसमें लिखा हुआ है कि सी एग्जीक्यूटर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि सी एग्जीक्यूटर हो, उसमें जो और पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो भी हाँ बोलनी चाहिए कि ये एग्जीक्यूटर है. अगर वो ना बोल रही है तो बी कैन बी अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटर, जो ए की विल में बाय इम्प्लीकेशन है. ए की विल में लिखा हुआ है कि अगर सी नहीं मान रहा है तो बी जो है ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटर. तो उस केस में एग्जीक्यूटर जो है वो अपॉइंट होगा डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, या वो नहीं मान रहा है या वो केपेबल नहीं है, तो दैट ये जो है वो डिपेंड करता है केस टू केस. फिर अंडर द एक्ट इट इज़ ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटर टू प्रोवाइड सफिशेंट फंड्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी फ्यूनरल सेरेमनीज ऑफ द डिसीज्ड. जो एक्सपायर हो गया है उसकी फ्यूनरल की सेरेमनी, जो भी उसका अंतिम संस्कार वगैरह करना है उसके लिए जो भी फंड्स होंगे वो उसको एग्जीक्यूटर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे इन अ मैनर सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, प्रिज्यूमिंग ऑफ कोर्स द डिसीज्ड हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द प्रॉपर्टी विच इज़ सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस. तो उसके लिए जो सफिशिएंट है वो उतना उसको करना पड़ेगा जितना उसके लिए उसकी हैसियत के हिसाब से वो करेगा. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटर टू कलेक्ट ऑल द डेट्स ओइंग टू डिसीज्ड, पे ऑफ द लीगल लाइबिलिटीज़ पेबल टू डिसीज्ड. उसकी कुछ लीगल लाइबिलिटीज़ है वो पे करेगा, उसके कुछ फाइन्स है, उसके कुछ बिल है, लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रॉपर्टी बिल है, कुछ भी जो भी उसके रिलेटेड बिल्स हैं, उसका टैक्स है, वो सब उसको भरना पड़ेगा. ऑफ द डिसीज्ड अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ टेस्टेटर एज रिफ्लेक्टेड इन विल. विल में ये भी लिखा हो सकता है कि मेरा इतना पार्ट डोनेट कर लो, जो भी उसमें लिखा है वो उसको करना है, और जो नहीं लिखा है और ज़रूरी है वो भी उसको करना है. जैसे कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, या फिर कहीं उसके टैक्सेस पेंडिंग है, किसी जिस बिल्डिंग में वो उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ का सोसाइटी का मेंटेनेंस पेंडिंग है, तो वो सब उसे भरना पड़ेगा. विद इन अ ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ प्रोबेट बाय द कोर्ट ही मस्ट ऑल्सो फाइल एन अकाउंट ऑफ डिसीज्ड स्टेट इन द कोर्ट शोइंग ऑल द एसेट्स विच हैव केम इनटू हिज हैंड in manner in which they have been applied or disposed of. तो 1 साल के अंदर उसे कोर्ट को डिटेल भी देना होता है कि कौन से एसेट्स जो है वो अभी है. हो सकता है कुछ एसेट्स उसने सेल कर दी हो विल बनाने के बाद, हो सकता है विल बनाने के बाद एसेट्स कुछ अक्वायर कर ली हो, मतलब 8 प्रॉपर्टी में से 10 हो गई हो. तो जितनी भी एसेट्स हैं वो सबके डिटेल, और कौन सी एसेट्स जो है वो डिस्पोज हो गई है, कौन सी एसेट्स जो है वो ऐड हो गई है, तो जो एग्जीक्यूटर होगा उसे कोर्ट को वो डिटेल देने होते हैं. समटाइम्स अ टेस्टेटर डज नॉट नेम एनी पर्सन एज एन एग्जीक्यूटर बट असाइन टू हिम ड्यूटीज़ विच आर मोर और लेस ड्यूटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटर. कभी कभी ये होता है कि विल में एग्जीक्यूटर का नाम एज अ पर्सन दिया नहीं होता है कि दिस पर्सन विल बी माई एग्जीक्यूटर, बट वैसी ही ड्यूटीज़ उसको दी जाती है. इन दैट केस सच अ पर्सन इज ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर. मतलब उस विल में प्रॉपरली नहीं लिखा है कि मिस्टर एक्स विल बी माई एग्जीक्यूटर, बट क्या लिखा है कि ये जो काम है इसके प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है वो भर देगा ये मिस्टर एक्स. तो मतलब यहाँ पे क्या है
कि मोर और लेस एग्जीक्यूटर जैसी ही ड्यूटीज़ जैसा काम उस विल में दिया गया है, तो उसको एग्जीक्यूटर ना बोल के कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर बोलेंगे। मतलब वो विल में नहीं लिखा हुआ है एग्जीक्यूटर, बट ही इज कंस्ट्रक्टिव, वो ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको कि एग्जीक्यूटर जैसा ही वो काम कर रहा है। तो ही इज़ अ कंस्ट्रक्टिव, मतलब बनाया हुआ एग्जीक्यूटर। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे हम बनाते हैं, तो ही इज़ अ बनाया हुआ एग्जीक्यूटर, नॉट अ एग्जीक्यूटर एज पर द विल। However, in such cases, it should be shown that the testator intended to impose on such a person the essential duties of an executor, namely the obligation to collect his assets and pay his funeral expenses, debts and legacies. जो भी उसके expenses pay करने हैं, assets के related collect करना है, कुछ भी उसके expenses pay करने हैं, अगर testator ने ऐसा लिखा है इसमें विल में कि इंटेंट, भले प्योरली नहीं लिखा है कि ये एग्जीक्यूटर है, बट इंटेंट ऐसे किया है कि ये बंदा जो है वो मेरी सारी ड्यूटीज़ और मेरे सारे ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा, तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर है। Thus in one case when an executor was not appointed under the will but the testator left behind directions to his mother to pay certain debts out of certain funds, the Madras High Court held that this did not make the mother an executrix of the will. अब उसमें फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक केस ऐसा आया था। यूजुअली कैसा होता है कि अगर टेस्टेटर ने ऐसा लिख लिया है कि ये वाला काम मेरा ये करेगा, तो वो एग्जीक्यूटर हो जाता है, या तो फिर अंडरस्टूड है तो कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर होता है। बट एक केस ऐसा आया था कि किसी बंदे ने लिखा था अपने विल में कि उसकी मदर जो है वो सर्टन डेट्स जो है वो पे करेंगी, वो जो फंड्स आया है उसमें से मेरी मदर जो है वो मेरे जाने के बाद जो भी कोई फंड्स आएगा उसमें से 100 डेब्ट्स जो है मेरे वो पे करेगी मेरी मदर। तो ऐसे केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि उसकी जो मदर है वो एग्जीक्यूट्रिक्स ऑफ द विल नहीं है, डिड नॉट मेक द मदर द एग्जीक्यूट्रिक्स ऑफ द विल, मतलब उसको कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर भी नहीं बनाया था। तो एक केस ऐसा भी हुआ था। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन केस टू केस हो सकता है कि कभी किसी को कोर्ट एग्जीक्यूटर बनाए, किसी को कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटर बनाए, या फिर कोर्ट ये डिसाइड कर ले कि सिर्फ एक चीज़ लिखी होने से वो बंदा एग्जीक्यूटर नहीं बन जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि अगर कोई विल बना रहा है तो आप उसे क्लियर रखो। एक तो खुद साइन होनी चाहिए, उसमें ये सेंटेंस लिखा होना चाहिए कि उसको आप चेंज करने का अधिकार रखते हो, इट इज़ रिवोकेबल। और उसमें एक और चीज़ लिखी होनी चाहिए कि आपका एग्जीक्यूटर कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो जो है कि विल बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। अदरवाइज विल बनाने का पर्पस ही ये है कि उसके बाद उस बंदे के मरने के बाद झगड़े ना हो। फॉर एग्जांपल उसके 2 बच्चे हैं, आइडियली उसको विल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके पास फॉर एग्जांपल 2 फ्लैट्स हैं और 2 बच्चे हैं, तो वो सोचेगा कि एक फ्लैट वो ले लेगा, एक फ्लैट वो ले लेगा, मुझे विल बनाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब 2 फ्लैट होंगे, एक बांद्रा में होगा और एक बदलापुर में होगा, तो हर कोई चाहेगा कि मैं बांद्रा वाला लूँ क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बांद्रा की। या फिर एक किसी का पनवेल में होगा और किसी का वाशी में होगा, तो अचानक से एयरपोर्ट से आने से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस के लिए अगर वो स्पेसिफिकली लिखे कि 50-50% है, तो 50-50% है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों प्रॉपर्टीज़ को बेचो, फिर जो फंड्स आता है वो 50-50 करो। लेकिन अगर उसने विल में लिखा कि ये वाला फ्लैट इस बेटे को मिलेगा, ये वाला फ्लैट उस बेटे को मिलेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो विल जितनी क्लियर होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो the duties of an executor are akin to those of an administrator discussed earlier। तो अभी will क्या है, हम will ही पढ़ रहे हैं, हमें पता है, फिर भी हम पढ़ते हैं। will means the legal declaration। इसका definition important है कि will क्या है। will मतलब इच्छा ही है, आपकी स्व इच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का क्या करना चाहते हो आपके मरने के बाद। तो will में हमेशा ये क्लॉज ज़रूरी होगा कि ये will कब इफेक्टिव होगी, आफ्टर द डेथ, मतलब उसके जीते जी उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं जता सकता। तो ये एक कंडीशन होगी। दूसरी ये कंडीशन होगी कि वो खुद साइन करेगा, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो साइन करने की स्थिति में नहीं है। तो will means the legal declaration of a intention of a testator with respect to his property
which intention he desires to be carried into effect after his death. उसकी डेथ के बाद वो क्या चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होना चाहिए, डोनेट कर दो, डिस्पोज कर दो, बांट दो, बेच दो, क्या चाहता है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ करने के लिए, तो वो होगी विल. यहाँ पे विल में वो सक्सेसर नहीं बताएगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे बाद मेरी पॉलिटिक्स में मेरी कुर्सी पे कौन बैठेगा, वो विल नहीं है. वो सक्सेसर की बात नहीं चल रही है विल में, सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी बात होगी वो होगी. कोडिसिल, कोडिसिल मैंने आपको बताया कि कोडिसिल क्या होता है कि अगर कोई विल बनाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, पूरी ही विल को रिवोक करके नहीं बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन उसे लग रहा है कि मेजर क्लॉसेस सब सेम है, कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है, कुछ प्रॉपर्टी मेरी ऐड हुई है, कुछ प्रॉपर्टी मेरी कम हुई है, कहीं मुझे ये प्रॉपर्टी इसको ना दे के इसको देनी है, कहीं थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो ऐसे चीज़ में कोडिसिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो विल के रिलेशन में सप्लीमेंट्री विल का काम करता है. मतलब एक्चुअल विल जो है वो तो एग्जिस्टेंस में है ही, उसकी जो वैलिडिटी है वो है ही. ऐसा नहीं है कि कोडिसिल के आने से विल की जो लीगैलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, विल अभी भी वैलिड है. कोडिसेंट तो उसका एक एडजेसेंट, एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है. तो कोडिसिल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन रिलेशन टू अ विल विच एक्सप्लेन्स, alters or adds to what is contained in the will and which is deemed to be part of the will. तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो विल के रिलेशन में बनाया जाता है, विल से रिलेटेड ही होगा. वो एक्सप्लेन करता है कि कहीं कुछ अल्टर करना है, कुछ ऐड करना है जो विल में दिया हुआ है, और इसको कोडिसिल को विल का पार्ट ही माना जाता है. डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द विल मतलब विल जैसा ही है, विल का ही पार्ट है. Blackstone defines a codicil as a supplement to a will or an addition made by testator. Testator कौन? जो will बनाएगा. And annexed to be taken as a part of testament, being for his explanation or alteration or to make some addition to or else some subtraction from the former disposition of a testator. तो टेस्टेटर ने जो पहले डिस्पोजिशन किया हुआ है, जो पहले विल बनाया है, उसमें उसको कुछ माइनस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ अल्टर करना है, कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको लग रहा है कि इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, झगड़े हो सकते हैं, तो वो और एक्सप्लेनेशन देनी है, तो ऐसा कुछ भी करना है, उसको एडिशन को पहले वाली विल को प्रिवेल रखते हुए उसको कोई एडिशन उसमें डालनी है, तो वो कोडिसिल जो है वो इंस्ट्रूमेंट वो उस पर साइन करेगा. फिर इफेक्ट ऑफ कोडिसिल इज टू ब्रिंग द विल डाउन टू द डेट ऑफ कोडिसिल एंड टू द इफेक्ट the same disposition of the testator's property as would have been affected if the testator had at the date of codicil. तो क्या होगा, कोडिसिल का डेट ऑब्वियसली बाद में होगा, विल का डेट तो पहले का होगा क्योंकि कोडिसिल तो बाद में बनेगा. तो कोडिसिल की डेट जो होगी वो ही कंसिडर होगी कि विल की डेट है, मतलब वो इफेक्टिव होगी उसी तरह से जैसे कोडिसिल इफेक्टेड है. मतलब ऐसे समझ लो कि न्यू विल ही है अलॉन्ग विद द न्यू एडिशनल क्लॉजेस. कोडिसिल इज of similar nature to a will as regards both its purpose and the formalities relating to it, but in general it is supplementary and considered annexed to a previous will made. तो कोडिसिल अपने आप में एक विल नहीं है, बट एक विल का एडिशनल हिस्सा है, एक विल का सिमिलर नेचर जैसा उसका सप्लीमेंट्री है, उसके साथ जोड़ने वाली चीज़ है. तो वो ऐसे है कि उसका अनेक्शर समझ लो, उसका सप्लीमेंट्री समझ लो, जो पहले बनाई हुई विल है उसका. तो ये उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ रिवोक करना है, कोई प्रोविज़न उन लोग को चेंज करना है, तो ऐसी चीज़ के लिए कोडिसिल का यूज़ किया जाता है. Thus a person who has made a will containing 10 clauses may on a later date wish to change one of the clauses. अगर उसने 10 क्लॉज बनाए हुए हैं एक विल में, तो उसको लग रहा है किसी एक क्लॉज को चेंज करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो उस केसेस में कोडिसिल का जो है वो इम्पोर्टेंस है और कोडिसिल आता है इन पिक्चर. अब डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा. इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज का इसमें डेफिनेशन दिया है. कोई सोचेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज का डेफिनेशन क्यों दिया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के पहले चैप्टर में? तो हम एडमिनिस्ट्रेटर का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तब हम पहली चीज़ ये पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर इज डिफाइंड टू मीन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी.
तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? वो ये है डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज वो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर कब अपॉइंट होता है? जब एग्जीक्यूटर नहीं है, या फिर एग्जीक्यूटर है और उस रिफ्यूज़ कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, या फिर एग्जीक्यूटर है लेकिन लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर एग्जीक्यूटर है और वो करना नहीं चाह रहा है। तो ऐसी कोई भी या फिर एग्जीक्यूटर मर गया है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने की बारी आती है तो उसे कौन अपॉइंट करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज। इसीलिए उसका डेफिनेशन इस चैप्टर में दिया है सेक्शन 2BB। डिस्ट्रिक्ट जज मीन्स द जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो भी वहाँ की उस एरिया की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर भी आपने पेटिशन फाइल की है, वहाँ पर का जो डिस्ट्रिक्ट जज है या पेटिशन फाइल करने वाले हो, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। इंडियन क्रिश्चियन, अब इंडियन क्रिश्चियन की बात क्यों आई है? इंडियन क्रिश्चियन की बात इसीलिए आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्चुअली इसमें आएगा आगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन क्रिश्चियन वो होगा, एक इंडियन क्रिश्चियन भी है इसमें। फिर ऐसा भी है कि कोई हिंदू है जो कन्वर्ट हो जाता है एज अ क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन होने के बाद वो एक विल लिखता है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो बात आएगी कि पहले वो इंडियन था और बाद में वो क्रिश्चियन हो गया, अब उसने विल बनाई और फिर वो एक्सपायर हो गया। अब उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा या हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा? क्योंकि हिंदूज के सक्सेशन के लिए तो अलग एक्ट है, तो वो एक्ट लगेगा या फिर क्रिश्चियन एक्ट लगेगा या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो ऐसे केसेस में बिफोर हिज डेथ उनका क्या रिलीजन था? अगर वो क्रिश्चियनिटी था तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो लागू होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ अगर वो हिंदू थे, वो जो भी पर्सन एक्सपायर हो गया वो अगर हिंदू थे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं लगेगा। या फिर अगर वो बंदा मुस्लिम था एट द टाइम ऑफ डेथ तो उनके लिए तो अलग एक्ट है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, इसीलिए ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन जो क्रिश्चियन है उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इंडियन क्रिश्चियन मीन्स अ नेटिव ऑफ इंडिया who is or in good faith claims to be of unmixed Asiatic descent। वो बता रहा है कि मैं unmixed Asiatic, एशिया का ही डिसेंट हूँ, एशिया का ही वारिस हूँ, आया हूँ, एशिया से ही हूँ। और गुड फेथ में वो बता रहा है कि वो इंडिया का नेटिव है। पहले तो वो तो पता चल जाएगा डोमिसाइल से, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से कि वो इंडिया का नेटिव है या उसका फादर इंडियन है। तो वैसा कोई इंडियन है जो इंडियन है बाय नेशनैलिटी और बाय रिलीजन क्रिश्चियन है, और जो खुद को रिलीजन से क्रिश्चियन बता रहा है, वो इंडियन क्रिश्चियन होगा। अब माइनर कौन होगा? द टर्म माइनर मीन्स अ पर्सन जो 18 ईयर्स का नहीं है। अब प्रोबेट क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रोबेट मतलब जिसको विल को कोर्ट ने सील दिया, कोर्ट ने सर्टिफाई किया, कोर्ट ने मान्यता दी, वो हो गया प्रोबेट। तो प्रोबेट का डेफिनेशन है सेक्शन 2F में। प्रोबेट मीन्स कॉपी, means the copy of a will certified under seal of a court of competent jurisdiction with a grant of administration to the state of testator। टेस्टेटर की स्टेट, टेस्टेटर की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रांट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट, मतलब जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है आप उसी कोर्ट में जाओगे, या तो फिर जो टेस्टेटर है उसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वहाँ पे कोर्ट जो एप्लीकेबल है, उसके आधार कार्ड पे फॉर एग्जांपल मुंबई का एड्रेस है तो वो मुंबई के कोर्ट में जाएंगे, मुंबई हाई कोर्ट में जाएंगे प्रोबेट के लिए। तो मुंबई हाई कोर्ट में प्रोबेट के लिए जाएंगे। क्यों मुंबई हाई कोर्ट में गए? क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कौन सी है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट कौन सी है, वो बंदे का आधार कार्ड देख के पता चलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी चेन्नई में है तो हो सकता है वो चेन्नई के कोर्ट में जाए प्रोबेट के लिए। तो जिस भी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में वो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रांट करिए कि
जो भी विल में लिखा हुआ है उसको अलाउ करिए कि अब हम ऐसा करें। विल में लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है इन 4 लोगों को मिलनी चाहिए, तो उन 4 लोगों को विल में लिखा हुआ है तो मिल नहीं जाएगी। विल को सैंक्शन देना पड़ेगा, विल को सील कराना पड़ेगा। कौन? कोर्ट करेगा। कराएगा कौन? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर। वो पिटीशन फाइल करेगा उस कोर्ट में जहां पर उस बंदे का जो डिसीज्ड है उसका प्रॉपर्टी है या फिर उसका जो आधार कार्ड है, उस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में जो है वो प्रोबेट के लिए पिटीशन डालेगा, फिर उसे प्रोबेट मिल जाएगा। उसके बाद आप उस जो विल में लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब उसके बाद ही आप एक्चुअली में वो कर सकते हो जो विल में दिया गया है। मतलब एडमिनिस्टर विल की एडमिनिस्टर को ग्रांट कराना, विल की जो भी चीज़ें लिखी गई है उसकी अनुमति जो मिलेगी कि करो अभी, मतलब कोर्ट बोलेगी ओके है विल, तो दैट इज प्रोबेट। Thus, probate is a document issued under the seal of the court and under the signature of a proper official such as district judge और registrar of court। तो registrar of court या district judge जो भी होंगे वो सिग्नेचर करेंगे प्रॉपर ऑफिशियल, सर्टिफाइंग दैट ओरिजिनल विल वॉज प्रूव्ड ऑन सर्टन डेट। तो ओरिजिनल विल जो है वो सर्टन डेट पे प्रूव हुई है वो बताएंगे, डेथ सर्टिफिकेट देखेंगे और सारे पेपर्स देखेंगे। उसके बाद कोर्ट जो है वो प्रोबेट ऑर्डर इशू करेगी। फिर सर्टिफाइंग दैट द, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम सबको पता होगा कि 2025 के एंड में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था या होने वाला था कि प्रोबेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। पहले क्या था? प्रोबेट मैंडेटरी था। मेट्रोपॉलिटन के लिए तो मैंडेटरी था कि मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के लिए कंपलसरी था कि प्रोबेट, हर विल का प्रोबेट होना ही चाहिए। बट अभी ऐसा है कि प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी मुंबई में नहीं है, किसी गांव में है, फॉर एग्जांपल कहीं नासिक वगैरह में है, तो हो सकता है उसका प्रोबेट ना हो। वो विल जो है विल के बेसिस पे ही खाली वो सैंक्शन लेके या उस सोसाइटी का जो भी सैंक्शन है या एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर लेके वो लोग काम कर सकते हैं। तो वो हम डिटेल में आगे करेंगे क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हम इतना समझ रहे हैं कि प्रोबेट जो है वो कंपलसरी नहीं है। ऐसा रिसेंटली एक बिल इशू हुआ था। तो सर्टिफाइंग दैट द ओरिजिनल विल वॉज प्रूव्ड ऑन सर्टन डेट, प्रोबेट में ये लिखा होगा कि ओरिजिनल विल जो है ये ओरिजिनल है, सर्टन डेट पे बनाई गई है, उसी ने साइन की है, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ये है। और फिर सब जो पार्टीज़ हैं वो साइन करेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबका एनओसी लगेगा, सब लोग एफिडेविट देंगे, बाकी के लोग एफिडेविट देंगे कि हाँ यही एग्जीक्यूटर है, हाँ यही एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो जो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद प्रोबेट मिल जाएगा। द लीगल इफेक्ट टू द ग्रांट ऑफ अ प्रोबेट इज दैट इट conclusively establishes the legal character of a person to whom it is granted। तो प्रोबेट मिलेगा किसको? प्रोबेट मिलेगा एग्जीक्यूटर को कि जाओ अभी तुम एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर्टी इन लोगों में बांट दो। Moreover, it is also conclusive evidence of a testamentary capacity of a testator। जो टेस्टेटर है जिसने विल बनाया है उसकी टेस्टामेंटरी कैपेसिटी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या बताना चाह रहा है उसको वैलिडिटी देगा, उसको मान्यता देगा कोर्ट। द प्रोबेट कैन बी ग्रांटेड ओनली टू एन एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द विल। तो प्रोबेट किसको मिलेगा? एग्जीक्यूटर को जो विल में अपॉइंट किया गया है। एग्जीक्यूटर हो सकता है एक्सप्रेस्ड हो सकता है इम्प्लाइड हो, क्लियरली लिखा हो विल में या फिर क्लियरली नहीं लिखा हो और मान के चल रहे हैं कि एग्जीक्यूटर है, और एग्जीक्यूटर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये हम सबको पता है। प्रोबेट कैन नॉट बी ग्रांटेड, किसको नहीं मिलेगा प्रोबेट? एक माइनर को नहीं मिल सकता। माइनर का डेफिनेशन हमने देखा, जो 18 साल से कम है उसको नहीं मिलेगा। जो पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, मतलब जो साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का है, माइंड से प्रॉपर नहीं है, मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है, तो ऐसे इंसान को प्रोबेट नहीं मिलेगा। मतलब उसके लिए प्रोबेट उसको नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि वो एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है, वो एग्जीक्यूटर होगा तो उसे प्रोबेट मिल जाएगा, बट वो एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता, इसीलिए उसको प्रोबेट नहीं मिल सकती। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसको प्रोबेट नहीं मिल सकती, इसका मतलब वो एग्जीक्यूटर भी नहीं बन सकता, तो उसे
एक तो वो माइनर होगा, वो एग्जीक्यूटर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको प्रोबेट मिलेगा नहीं। दूसरा, जिसका माइंड ही रैशनल नहीं है, माइंड प्रॉपर नहीं है, वो इंसान को प्रोबेट नहीं मिलेगी, इसीलिए वो एग्जीक्यूटर भी नहीं बन सकता। और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ऐसे लोग मिलके बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जीक्यूटर्स हैं, तो वैसा नहीं होगा अनलेस गवर्नमेंट ने बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि हाँ कोई एसोसिएशन है या कोई फर्म है, कोई ट्रस्ट है, वो एग्जीक्यूटर होगी, तो अलग बात है। यूजुअल केसेस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को ये कोई प्रोबेट नहीं मिलेगा, प्रोबेट हमेशा एग्जीक्यूटर को ही मिलेगा। और वो एग्जीक्यूटर भी माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। व्हेन प्रोबेट इज ग्रांटेड ऑल प्रीवियस एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटर गेट्स वैलिडेटेड। जब प्रोबेट मिलता है तब जितने भी एग्जीक्यूटर ने पहले काम किए हैं, उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस किए, उसके डेब्ट्स भरे, उसका लोन भरा, उसकी टैक्सेस भरे, वो सारे उसके एक्ट वैलिड हो जाते हैं। मतलब एग्जीक्यूटर ने जो काम किया है वो सही किया है। एज इफ प्रोबेट वॉज ग्रांटेड एट द मोमेंट व्हेन द टेस्टेटर डाइड। तो इसका मतलब एज इफ प्रोबेट ऐसा ग्रांट होता है कि ऐसे समझ लीजिए कि जिस मोमेंट टेस्टेटर एक्सपायर हुआ है उस मोमेंट ही प्रोबेट मिला है, मतलब उस दिन से लेके ही प्रोबेट मिल गया है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। क्यों ऐसा अज्यूम किया जाता है कि प्रोबेट मिलने में तो यूजुअली 1.5-2 साल लग जाते हैं या 1 साल तो लग ही जाता है, तो 1.5-2 साल लग जाते हैं फॉर एग्जांपल यूजुअल केसेस में प्रोबेट को मिलने में। तो उस प्रोबेट को मिलने के टाइम तक उसने जो भी खर्चे किए हैं तो वो एग्जीक्यूटर को रीइंबर्स हो सके, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसा समझ के चलो कि प्रोबेट रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव है उस दिन से, जिस दिन से जो डेथ हुई है उस दिन से ही तुम मान के चलो कि तुमको सब पावर मिल गई है। Thus, if a testator dies on January 1st, but the probate is granted on December 15 of the same year, all the act done by executor in furtherance of will between January 1st and January 15, including, say, a suit filed by him against a debtor of late testator, become valid as if probate of will was granted on January 1st. अभी जनवरी 1st को कोई बंदा एक्सपायर हो गया, अब प्रोबेट मिला दिसंबर 15 को। अब इस बीच अगर एग्जीक्यूटर ने कोई भी काम किया है तो उसको रीइंबर्स हो जाएगा। हो सकता है इस बीच उसने किसी के ऊपर केस किया हो कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, जो एक्सपायर हो गया उसको तुमसे पैसे लेने दे, 15,000 उसने तुमको दिए थे तुम दो। तो ऐसे केसेस को भी इसीलिए उसमें माना गया है कि एज इफ प्रोबेट जो है वो 1 जनवरी को ही मिल गया है, मतलब उसे पावर मिल जाती है एज ए एग्जीक्यूटर की, भले ही वो उस दौरान जब प्रोबेट मिला नहीं है वो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दी लेट टेस्टेटर, जिसने विल बनाई है उसके बिहाफ पे अगर काम कर रहा है तो उसको वो सारे एक्सपेंसेस रीइंबर्स हो जाए। बेसिकली इसका मकसद यही है। 7 इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रोबेट को ग्रांट करने के लिए। अब प्रोबेट हैज़ इफेक्ट over all property of deceased throughout the state in which it is granted। तो यहाँ पे स्टेट मतलब स्टेट ही है, महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, जिस स्टेट में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी उन सब के लिए वो प्रोबेट इफेक्टिव है। हाँ, अगर किसी दूसरे स्टेट में है तो फिर वहाँ के लिए प्रोबेट के लिए अलग से पिटीशन डालनी पड़ेगी। मतलब अगर मुंबई हाई कोर्ट में प्रोबेट की पिटीशन डाली गई है तो महाराष्ट्र में जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब पे वही प्रोबेट इफेक्टिव है। अगर महाराष्ट्र के बाहर है कहीं उसकी प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 9 प्रॉपर्टी इधर है और एक प्रॉपर्टी चेन्नई में है, तो 9 प्रॉपर्टीज़ के लिए जो भी महाराष्ट्र में है तो उस स्टेट के रिलेटेड जो भी उस डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके लिए वो प्रोबेट इफेक्टिव होगा। मतलब प्रोबेट की इफेक्टिविटी क्या है, जिस जुरिस्डिक्शन, जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने दिया है उसी स्टेट तक लागू होगा। When probate is granted by High Court, it is effect over all property of deceased in whole country। हाँ, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने दिया है, वो हाई कोर्ट ने वो प्रोबेट इशू किया है तो वो पूरे कंट्री में जहाँ पर भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, इंडिया के बाहर नहीं, अब इंडिया की ही बात है, अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो हाई कोर्ट ने उस प्रोबेट को अगर इशू किया है ये कह के कि पूरे इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए प्रोबेट एप्लीकेबल है, तो उसके लिए वो प्रोबेट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, किसी छोटे कोर्ट ने दिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि दूसरे स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रोबेट इशू कर सके।
द ग्रांट ऑफ अ प्रोबेट इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट द टेस्टेटर हैड अ लीगल कैपेसिटी टू मेक अ विल। तो प्रोबेट का ग्रांट होना मतलब ये एक अपने आप में एविडेंस है कि टेस्टेटर ने लीगल कैपेसिटी में ही उसको विल बनाई है, अपनी लीगल कैपेसिटी में वो विल बनाई है। इट इज़ ऑल्सो कंक्लूसिव एविडेंस एज टू फैक्टम एंड वैलिडिटी ऑफ विल, मतलब फैक्ट्स और वैलिडिटी, विल की वैलिडिटी को देखने के लिए अगर कुछ है तो वो प्रोबेट है। प्रोबेट ही ये बताता है कि ये विल वैलिड है, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें लीगल कैपेसिटी है विल बनाने की, और उसकी जो विल है वो उस स्टेट, अगर हाई कोर्ट ने दी है तो पूरे इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए वैलिड होगी, लेकिन अगर किसी और कोर्ट ने दी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है वो विल, तो वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए वैलिड होगी जहाँ पे उस प्रोबेट को दिया गया है, मतलब उस प्रोबेट को इशू किया गया है जिस कोर्ट के स्टेट में, उसी स्टेट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। बाहर की प्रॉपर्टीज़ भी अगर आपको चाहिए कि अगर किसी बंदे की 10 प्रॉपर्टी है, ऑल ओवर इंडिया है, तो वो प्रोबेट अलग अलग जगह पे करने से अच्छा हाई कोर्ट में ही वो प्रोबेट का पिटीशन डालना चाहिए, ताकि एक ही प्रोबेट इशू हो सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। प्रोबेट इज ऑल्सो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ जेन्यूननेस ऑफ अ विल। प्रोबेट एक ऐसा एविडेंस है कि वो विल की जेन्यूननेस बताता है, क्योंकि प्रोबेट इशू करने से पहले ये भी चेक किया जाता है कि उसी बंदे ने साइन की है कि नहीं, अपने होशो हवास में की है कि नहीं, किसी के दबाव में आके तो नहीं की है, कोई विटनेस है कि नहीं। तो एट द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर्स, और उसके जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुए हैं वो भी उसकी फ्री विल से, लीगल कैपेसिटी से अपॉइंट हुए हैं। तो प्रोबेट एक तरह का एविडेंस है इस चीज़ का भी कि विल कितनी जेन्यून है। However, a probate is not conclusive evidence of domicile of deceased, even though this question may have arisen in probate proceedings. लेकिन प्रोबेट इस चीज़ का एविडेंस नहीं है कि वो डिसीज्ड का डोमिसाइल का एविडेंस नहीं है। वो जो डिसीज्ड है वो कहाँ पैदा हुआ है, वो उसका डोमिसाइल नहीं है, वो सिर्फ विल के बारे में बता रहा है कि विल सही है नहीं है। लेकिन डिसीज्ड पर्सन जो एक्सपायर हो गया है उसके डोमिसाइल का एविडेंस प्रोबेट नहीं है, उसके लिए डोमिसाइल अलग से लेना पड़ेगा। Once a probate is granted, no suit can be filed for declaration that the testator was not of sound mind. तो एक बार प्रोबेट मिल गया, फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कि विल बनाने के टाइम पे वो पागल हो गया था, उसने सठिया गया था, उसने कुछ भी विल बना लिया था। ये आपको बोलना है तो पहले ही बोल लो। प्रोबेट मिलने के बाद आप इस चीज़ के लिए अपोज नहीं कर सकते हो, इस चीज़ की डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सकते हो कि टेस्टेटर विल बनाने के टाइम पे दिमागी हालत से ठीक नहीं था। ये सब चीज़ें आपको बोलनी है तो प्रोबेट ग्रांट होने के पहले बोल दो। प्रोबेट ग्रांट हो गया, आफ्टर दैट ऐसा कोई डिक्लेरेशन को कोई वैलिडिटी नहीं दी जाएगी कि टेस्टेटर ठीक नहीं था, सठिया गया था, उसने गलती से कर लिया, ये सब नहीं हो सकता। A probate is conclusive as to representative title of executor against the debtors of deceased and provides a complete indemnity to such debtors. तो प्रोबेट एक कंक्लूसिव इस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक टाइटल है एग्जीक्यूटर के लिए भी, कि एग्जीक्यूटर जो है उसके डेटर्स से पैसे भी ले सकता है, कि जिनसे पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, तो जिनसे भी पैसे लेने हैं वो भी ले सकता है वो। तो उसके पास प्रोबेट होगी तो ही वो ऑफिशियली मांग सकता है कि मैं लीगल एग्जीक्यूटर हूँ और मुझे प्रोबेट मिला है, तो आपको जो भी पैसे इस बंदे को देनी थी, टेस्टेटर को देनी थी, जिसकी विल बनाई गई है उसको देना था पैसा, वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ही प्रॉपर्टीज़ की सेटलमेंट करनी है। When several executors are appointed by a will, कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्जीक्यूटर्स होते हैं, एक या दो या तीन, प्रोबेट में बी ग्रांटेड टू ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली और एट डिफरेंट टाइम्स। तो प्रोबेट जो है वो सबको एक ही साथ भी मिल सकती है या एट डिफरेंट टाइम्स में मिल सकती है, कि कुछ चीज़ों के लिए इसको प्रोबेट मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ सबको प्रोबेट मिला, कि सबको A B C तीन लोग अगर एग्जीक्यूटर्स हैं तो तीनों को इक्वल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दी गई है। या ऐसे भी हो सकता है कि किसी की अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको बोलेंगे मुंबई की प्रॉपर्टी की तुम एग्जीक्यूटर बनो,
फिर हैदराबाद के प्रॉपर्टीज़ के तुम एग्जीक्यूटर बनो, सातारा के प्रॉपर्टीज़ के तुम एग्जीक्यूटर बनो। तो वैसे करके भी साइमल्टेनियस भी हो सकता है, एट डिफरेंट टाइम्स भी हो सकता है। दस इफ ए एंड बी आर एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ विल, प्रोबेट मे बी ग्रांटेड टू ए एंड बी एट सेम टाइम, और ए फर्स्ट एंड देन टू बी, और बी फर्स्ट देन टू ए। वो कोई इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, पहले ए को भी मिल सकता है प्रोबेट, पहले बी को भी मिल सकता है, दोनों को साथ में भी मिल सकता है। इफ प्रोबेट ऑफ अ विल इज ग्रांटेड एंड देयर आफ्टर अ कोडिसिल इज डिस्कवर्ड, एक बार प्रोबेट मिल गया, प्रोबेट मिल गया, विल को सैंक्शन मिल गई, विल को अनुमति मिल गई, फिर पता चल रहा है कि यार इसका तो कोडिसिल भी था, मतलब सप्लीमेंट्री कुछ था, कुछ चेंजेस करना था, a separate probate of a codicil may be granted to executor। ऐसे केसेस में वापस कोडिसिल का भी प्रोबेट अलग से अप्लाई करना होगा और उस कोडिसिल का भी प्रोबेट लेना पड़ेगा जो एग्जीक्यूटर को मिलेगा। इफ कोडिसिल डज नॉट रिपील द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर मेड बाय विल, ये कब होगा? हो सकता है कोडिसिल में एग्जीक्यूटर ही चेंज हो गया है, कोडिसिल में ये बताया गया है कि नहीं अभी इस मैटर के लिए तो ये एग्जीक्यूटर होगा, तो फिर उसी एग्जीक्यूटर को नहीं मिलेगा वो प्रोबेट। किसका प्रोबेट? कोडिसिल। कोडिसिल क्या है? सप्लीमेंट्री है विल का, जो विल के बाद ऐड की जाती है चीज़ें। विल बनने के बाद कुछ एक दो चीज़ों में चेंजेस करना है, ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है, ये प्रॉपर्टी ऐड हुई है, ये प्रॉपर्टी ए को नहीं दे के बी को देनी है, ऐसी कोई सिचुएशंस है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एग्जीक्यूटर सेम है तो उसी को ही प्रोबेट मिल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटर चेंज है, कोडिसिल में लिखा है कि अभी इस चीज़ के लिए ये एग्जीक्यूटर नहीं है, इस चीज़ के लिए मिस्टर वाई एग्जीक्यूटर है, तो फिर वाई को प्रोबेट के लिए पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी और फिर कोडिसिल का प्रोबेट उसको लेना पड़ेगा। इफ हाउएवर अ डिफरेंट एग्जीक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय कोडिसिल, द प्रोबेट ऑफ विल ग्रांटेड अर्लियर इज टू बी रिवोक्ड। तो जिसको पहले बनाया था एग्जीक्यूटर उस विल का, तो उसको जो है वो रिवोक किया जाएगा और न्यू प्रोबेट ग्रांट होगा। अगर कोडिसिल में ये लिखा हुआ है कि पूरी विल के लिए एग्जीक्यूटर मैं चेंज करना चाहता हूँ या चेंज करना चाहती हूँ, तो पहले वाली जो प्रोबेट है वो कैंसिल हो जाएगा और ऑल टुगेदर न्यू प्रोबेट इशू होगा, क्योंकि विल कोडिसिल में मेन यही लिखा है और कोडिसिल बाद में डिस्कवर हो रही है, कोडिसिल बाद में पता चल रही है कि उसने ये भी लिख के गया था वो बंदा कि एग्जीक्यूटर जो है वो मिस्टर ए नहीं चाहिए, पूरी विल के लिए एग्जीक्यूटर चेंज होगा। अब एग्जीक्यूटर चेंज होना तो मतलब पूरा प्रोबेट तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेट तो इसी चीज़ को सैंक्शन देता है कि हाँ भाई तुम अलाउड हो, तुम ही जाके इसके सारे सेटलमेंट करो, इसकी प्रॉपर्टी बेचो, खरीदो, जिसको जो देना है वो दो, बांटो। तो अगर वो विल लिखने वाला वो यही चाहता है कि पूरी विल के लिए एग्जीक्यूटर चेंज हो जाए और इस चीज़ का उसने कोडिसिल बनाया है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑल टुगेदर न्यू प्रोबेट इशू होगा और नया एग्जीक्यूटर को न्यू प्रोबेट इशू होगा और पहले वाला जो प्रोबेट है वो रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इवन आफ्टर प्रोबेट इज ग्रांटेड इट कैन बी रिवोक्ड और एन्यूल्ड बाय कोर्ट फॉर अ जस्ट कॉज। न्याय के लिए कोर्ट कभी भी प्रोबेट को रिवोक कर सकती है या एन्यूल्ड कर सकती है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस ला सकती है अगर कोर्ट को लगे कि वो जस्ट के लिए है, जस्टिस के लिए है, तो कोर्ट प्रोबेट ग्रांट होने के बाद भी चेंज हो सकता है। मतलब प्रोबेट कैन बी रिवोक्ड, प्रोबेट जो है वो कैंसिल हो सकता है। आप ये मत समझो कि प्रोबेट मिल गया तो अभी वो एग्जीक्यूटर कुछ भी करेगा, प्रॉपर्टी का कुछ भी एक करेगा, किसी को भी दे देगा, वैसा नहीं होगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट उस प्रोबेट को भी रिवोक कर सकती है। इफ़ द कोर्ट which granted the probate had no jurisdiction in matter, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट के पास उस प्रोबेट को डील करने के लिए जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, जो हमने रिट्स में पढ़ा था कि अगर किसी कोर्ट के पास पावर ही नहीं है उस केस को डील करने का, तो फिर भी उसने डिसीशन दे दिया तो उसके डिसीशन जो है वो रिवोक हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर किसी कोर्ट ने उसके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, जो बंदा है उसका आधार कार्ड फॉर एग्जांपल हैदराबाद का है और प्रॉपर्टी है सपोज चेन्नई की है, तो वो मुंबई के हाई कोर्ट में प्रोबेट के लिए पिटीशन डाल रहा है और मुंबई हाई कोर्ट प्रोबेट दे भी देती है, तो ऐसे केस में मुंबई हाई कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन पावर नहीं था कि वो प्रोबेट इशू करे।
क्योंकि ना तो वो प्रॉपर्टी मुंबई में थी, ना ही वो बंदा मुंबई का था। तो फिर वो जो प्रोबेट दिया गया वो रिवोक तो होगा ही। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन पावर नहीं है, ऐसे केस में कोर्ट का दिया हुआ प्रोबेट जो है वो रिवोक हो सकता है। इफ़ प्रोसीडिंग्स फाइल्ड टू ऑब्टेन द प्रोबेट वर डिफेक्टिव, अगर उन्हें लगता है कि प्रोबेट डिफेक्टिव था, अन्याय हुआ था, गलत हुआ था, तो भी वो रिवोक कर सकते हैं। प्रोबेट ग्रांट करने के बाद विल ऑफ अ टेस्टेटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड लेटर विल, अभी प्रोबेट एक विल के बारे में दिया गया, एक विल थी जो 1 जनवरी 2026 को बनाई गई थी, उसके लिए प्रोबेट मिल गया, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि वो बंदे की वो लास्ट विल नहीं थी, उसने फरवरी में एक और विल बनाई थी। तो लेटेस्ट जो विल होती है, जो लास्ट विल होती है, उस पर प्रोबेट मिलना चाहिए, इसीलिए उसके पहले वाला जो प्रोबेट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कोई ये लेके आता है कि ये उसकी लास्ट विल नहीं थी, उसके बाद उसने और एक विल बनाई थी, जानबूझ के उस विल को छुपाया गया था, तो जो लास्ट विल होगी, सबसे लास्ट, मतलब हमारे केस में अगर फरवरी में उसने कोई विल बनाई है तो उसका प्रोबेट इशू होना चाहिए। तो जनवरी में इशू किया हुआ प्रोबेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब स्टेट क्या है, हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में स्टेट मतलब स्टेट ही है, जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, क्या है। एग्जेम्प्टेड पर्सन कौन होगा? एग्जेम्प्टेड पर्सन आर पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। ऐसे कोई गवर्नमेंट के